भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में उथल पुथल है, बगावत के हालात हैं। लोगों ने प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लिया है। तस्वीरें दिखाइए दर्शकों को। शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। विशेष विमान शेख हसीना को लेकर ढाका से उड़ा था। उसने 5:36 पर लैंड कर लिया है। हिंद ने बेस पर लैंड किया है। 5:30 बजे के आसपास शेख हसीना को वायुसेना के अधिकारियों ने रिसीव किया है। इस बीच बांग्लादेश की सेना ने कहा है कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। अंतरिम सरकार बनाने की तैयारियां हो रही हैं। बड़ी खबर आपको बताते हुए कि हिंद ने बेस पर भारत में लैंड कर चुकी हैं। दिल्ली पहुंच चुकी है शेख हसीना, लेकिन यहां पर कुछ ही देर रहेंगी क्योंकि यहां से वो सीधा रवाना होंगी। अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक लंदन के लिए। हमारी सहयोगी शिवानी शर्मा इस वक्त हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रही हैं। शिवानी, सुबह ये विमान वहां से टेक ऑफ करता हुआ दिखा था, अब हिंडन एयरबेस पर वो लैंड कर चुकी है। क्या कुछ जानकारी है? कितनी देर में फिर यहां से रवाना हो सकती हैं और अब कौन सा वो तीसरा मुल्क होगा जहां पर वो लैंड करेंगी? देखिए अंजना, मैं इस वक्त मौजूद हूं हिंडन एयरबेस पर और इसी जगह शेख हसीना ने लैंड किया है 5:36 पर। ये C-130 सुपर हर्क्यूलिस विमान है और बहुत ही संवेदनशील उनका ये पूरा मूवमेंट माना जा रहा है, बहुत ही गोपनीय रखा जा रहा है। हमें भी हिंडन एयरबेस के मुख्य द्वार से थोड़ा दूर रहकर ही रिपोर्ट करने को कहा गया है, लेकिन कंफर्म किया है हमारे सूत्रों ने कि शेख हसीना को प्रायोरिटी लैंडिंग दी गई। उनका जो विमान था C-130J, उसको यहाँ पर प्रायोरिटी लैंडिंग दी गई। बहुत ट्रैफिक था हिंडन एयरबेस पर, लेकिन फिर भी उन्हें प्रायोरिटी लैंडिंग दी गई और वायुसेना के जो अधिकारी थे वो शेख हसीना के स्वागत के लिए पहले से तैयार थे। यानी कि भले ही ये पूरी सिचुएशन बहुत संवेदनशील है, बहुत गोपनीय रखा गया है, ऑफिशियली भारतीय सरकार और एमईए अभी कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि शेख हसीना और भारत के रिश्तों से सब वाकिफ हैं, शेख हसीना को एक बेहतरीन वेलकम यहां पर दिया गया। वायुसेना के अधिकारियों द्वारा रेड कार्पेट वेलकम की तैयारी पहले ही कर ली गई थी और रेडार पर जब उनके जहाज का मूवमेंट देखा जा रहा था, कुछ देर बाद सुरक्षा कारणों से उस मूवमेंट को भी हटा दिया गया। लेकिन हमारे सूत्रों ने ये जानकारी दी कि 5:36 पर शेख हसीना यहां लैंड कर चुकी हैं। अब कई तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली, शेख हसीना हो सकता है कि यहां पर कुछ वक्त रुकें और उसके बाद सीधे उड़ान भरें। हो सकता है वो लंदन जाएं, फिनलैंड जाएं। कुछ भी आधिकारिक तौर पर अभी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनको एक सेफ एस्केप देना था अंजना, इसीलिए इन जानकारियों को बहुत ज्यादा साझा नहीं किया जा रहा। कोई जानकारी है कि क्या उनके परिवार के कुछ लोग, जो कि बताया जाता है उनकी बेटी भी शायद दिल्ली में रहती है, क्या कोई मिलने उनसे आया है वहां पर? कोई जानकारी 2 लाइन में। अंजना, हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर हर एक मूवमेंट को देखने की। फिलहाल ऐसा कोई मूवमेंट हमें अभी नहीं दिखाई दिया है, लेकिन अपडेट्स का इंतजार है। जैसे ही अपडेट्स बनाएंगे हम अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे। आप नजर बनाए रखिए, हम आएंगे आपके पास जैसे ही कोई बड़ी खबर आती है। लेकिन फिलहाल तस्वीर साफ है, शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा है, तख्ता पलट हुआ है। जो परिस्थिति आप देख ही रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें फुल स्क्रीन दिखाइए। ये तस्वीरें बांग्लादेश की आज की पूरी कहानी लिख रही हैं, क्योंकि आज अगर हम तख्ता पलट होता हुआ बांग्लादेश में देख रहे हैं तो परिस्थिति साफ इशारा कर रही है कि मुजीबुर रहमान और उनके पूरे परिवार के खिलाफ, शेख हसीना उन्हीं की बेटी है, एक बार फिर से लोगों का गुस्सा फूटा है। सबसे बड़ी वजह ये आरक्षण के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शनकारी कर रहे थे, उस विरोध को नियंत्रण करने में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की। न सिर्फ उन्होंने विरोध प्रदर्शनकारियों को सीधे तौर पर आतंकवाद से जोड़ दिया, उनको रजाकार कहने लगी, जो कि अपशब्द की तरह वहां इस्तेमाल होता है, बल्कि इसी के साथ साथ कई जगहों पर इन प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चली। आज जो चीफ ऑफ आर्मी है वहां पर, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की। वो कह रहे हैं कि इंसाफ उन्हें मिलेगा जितने लोगों की हत्याएं हुई हैं। परिस्थिति ऐसी बनी कि पूरे बांग्लादेश से मारे गए छात्रों के लिए न्याय और इंसाफ की बात करते हुए भारी तादाद में आज लोग ढाका पहुंचे। और फिर परिस्थिति ऐसी बनी कि शायद जिस पीएम आवास में आज किसी बड़े दावत की तैयारी थी, वहां पर पूरी की पूरी जनता घुस गई। शेख हसीना और उनकी बहन को फटाफट आर्मी को वहां से निकालना पड़ा। वो दिल्ली लैंड कर चुकी है, यहां से अब वो तीसरे मुल्क के लिए रवाना हो रही हैं। ये तस्वीरें हैं जिसकी वजह से हैरान, परेशान और पूरी तरह से घिरी हुई शेख हसीना ने फैसला ले लिया कि उन्हें देश छोड़ना ही होगा। अब 3 बड़ी बातें हैं। अगली सरकार किसकी बनेगी? अंतरिम सरकार। सेना के हवाले बांग्लादेश कितने दिनों तक रहेगा?
अंतरिम सरकार में क्या एक सहमति बन पाती है, और उससे भी बड़ी बात कि क्या अंतरिम सरकार अगर बनती है तो उसके बाद चुनाव की परिस्थिति कैसे बनेगी, और जो पार्टियां वहां पर बचती हैं, अगर आप आवाम लीग को अलग कर दें जो कि शेख हसीना की पार्टी है, तो चाहे वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हो या फिर वहां पर जमाते इस्लामी हो, दोनों भारत विरोधी माने जाते हैं मूलतः, और दोनों की खास तौर पर जमाते इस्लामी बेहद कट्टर संगठन के तौर पर माना जाता है, और उसका पूरा इतिहास हम आपको इनके चेहरे, उनका इतिहास भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं सुशांत सरीन जी आपके पास आते हुए। बांग्लादेश को भारत किस नजर से देखे, जो ये परिस्थितियां वहां पर बन रही हैं, क्योंकि चुनौती सिर्फ अभी की नहीं है, चुनौती इस बात की भी है कि अगर अंतरिम सरकार बनती है और ये जो भारत विरोधी जो रही हैं पार्टियां अगर वो सत्ता में आती हैं, फिर आईएसआई किस तरह से यहां पर वही उत्पाद की बीज बोने की कोशिश करेगा। भारत को किस नजरिए से इस पूरे घटनाक्रम को देखना चाहिए? अंजना, भारत के लिए चिंता की तो बात है कि भारत के पड़ोस में अगर इतना उथल पुथल हुआ हो तो ऑब्वियसली एक चिंता की बात है, क्योंकि अगर वहां पर अस्थिरता फैलती है तो वो भारत के अंदर भी आएगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि देखिए, भारत के पास कोई ज्यादा विकल्प भी नहीं था। शेख हसीना ने पिछले 15 वर्षों में भारत की बहुत ज्यादा मदद की थी, जो आतंकी गुट बांग्लादेश में बसे हुए थे, जिनको उन्हीं पार्टियों ने जिनकी आप बात कर रही हैं, बीएनपी और जमाते इस्लामी, जो इस्लामी कट्टरपंथ और जो इस्लामी रूप का जो एक आतंकवाद है इस सारे खित्ते में, उसकी एक लिहाज से मदरशिप है। उस पार्टीज के साथ भारत की कभी अच्छे रिश्ते हो ही नहीं सकते थे, और तो इसलिए हमारे लिए एक हमारी मजबूरी भी थी कि हम शेख हसीना को जितना बैक कर सकते हैं वो करें, जो कि हमने किया। अब देखिए जो हालात हैं, अभी माना तो यही जा रहा है कि फौज ने एक लिहाज से सत्ता संभाल ली है, एक इंटरिम गवर्नमेंट बनवाएंगे। अब उसका क्या स्वरूप होगा, क्या वो मान्य होगी सब लोगों को, अगर नहीं मान्य होगी तो क्या फिर उसके बाद और उपद्रव होगा। जो लोग इस उपद्रव के पीछे थे, खास तौर पर जो ये स्टूडेंट्स अपने आप को बोलते हैं, क्योंकि इसमें फिर बाकी पार्टियों ने भी उसमें अपना हिस्सा डाला है, उसमें बाकी पार्टियों ने भी अपना हिस्सा डाला है, तो अगर वो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो फिर उसका क्या असर पड़ेगा? क्या वो सत्ता बनने देंगे किसी और की? क्या वो अपनी दावेदारी भी उसमें जताएंगे? क्या होगा उसमें? तो अभी एक अनिश्चितता का माहौल है। मेरे ख्याल चंद लगेंगे इससे पहले के बात सुलझे, और क्या फिर फौज के अंदर ये होगा कि हम एक ऐसी सरकार बनाए जो हमारी बोलबाले पे चले, और चुनाव देखेंगे जब होंगे तब की तब देखेंगे। अभी तो जो उबाल है उसको ठंडा किया जाए और एक सरकार बना दी जाए, क्योंकि बिना सरकार के तो गवर्नमेंट चल नहीं सकती, और एज ऑफ नाउ तो फौज के पास सत्ता है। जनरल भाटिया, एक बार ये तस्वीरें तो हम दिखा ही रहे हैं, मतलब एरियल व्यूज है जिसमें दिख रहा है एरियल व्यू में कि किस तरह से भारी तादाद में, देखिए शायद इससे पहले, हालांकि शुरू से ही खबर आ रही थी, जुलाई में ये शुरू हुआ आंदोलन, खबर आ रही थी कि चेहरे सामने छात्र नेताओं के हैं, लेकिन पीछे से चाहे वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हो, बीएनपी हो या जमाते इस्लामी हो, जो कि आजकल गठबंधन में इन टैंडम काम कर रहे हैं, इन सब की भी ताकत लग गई थी। हिंसक हो गया था ये पूरा आंदोलन, हाईजैक हो चुका था, लेकिन इन सब के बीच जो लोग इसमें मारे गए उसकी वजह से पूरे बांग्लादेश में लोग इन छात्रों के साथ हो गए, और वो पूरे बांग्लादेश से आज ढाका पहुंच रहे थे, उसी की तस्वीरें हैं लाखों की तादाद में। मेरा प्रश्न आपसे यहां पर नहीं है, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि सेना ने जैसे ही शेख हसीना और उनकी बहन को निकाला, उसके बाद पीएम आवास पर ये आंदोलनकारी घुस जाते हैं, वो तस्वीरें दिखा दीजिए। सेना ऐसा हमने श्रीलंका में भी देखा था, तभी उनसे जब प्रश्न किया गया तो ऑफ रिकॉर्ड वो बताते हैं कि जब आंदोलन में बहुत ज्यादा गुस्सा हो तो उनको इस तरह से अपना एंगर वेंट करने के लिए दे दिया जाता है। इसकी वजह क्या है? क्या सेना रोक ही नहीं पाई, या पीएम आवास में, क्योंकि एक ऐसी तस्वीर भी जाती है ना कि देखिए यहां पे अनारकी है, पीएम आवास में लोग घुस गए हैं, लेकिन ये तस्वीर क्यों बनी वहां पर? आपको इसके पीछे क्या वजह दिखाई देती है जनरल भाटिया? ऐसा है कि सेना अगर रोकना चाहती तो उनको पब्लिक के अगेंस्ट उनको एक्शन लेना पड़ता, जो वो नहीं लेना चाहते थे। और मेरे ख्याल से ये बांग्लादेश की सेना के चीफ ने और सेना ने बिल्कुल ठीक कार्रवाई करी कि जो उनका गुस्सा है पब्लिक का, और अगर आप देखें ये जो स्टूडेंट्स के अगेंस्ट हुआ है, हमेशा स्टूडेंट्स को जब एक गवर्नमेंट दबाती है, खासकर बांग्लादेश में,
फरवरी 1971 में भी जो शुरू हुआ था वो ढाका यूनिवर्सिटी शुरू हुआ था। तो जो स्टूडेंट्स का गुस्सा था वो बदला पूरे देश के गुस्से में, और वो देश का गुस्सा कहीं तो निकलना था। तो गुस्सा निकला जाके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, और वहां पर जो चीफ है उसने अभी 3 चीजें बोली हैं। उस तीन जो अमल होगा नहीं होगा ये हमें पता नहीं है, लेकिन उसने बोला है कि हम इंटरिम सरकार बनाएंगे। इसका मतलब कि सेना जो है, सेना का मुख्य सेना के चीफ है, वो अभी गवर्नमेंट अपने आप नहीं संभालना चाहते। दूसरा उन्होंने बोला कि पॉलिटिकल पार्टी से हमारी वार्तालाप चल रही है, कन्वर्सेशन चल रही है, देखो उसका आगे क्या निकलता है। और तीसरा उन्होंने बोला कि सब शांति रखें अभी, और हम अपील करते हैं कि जो वायलेंस है उसको बंद करें। तो ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट शुरू में आया है, क्योंकि बांग्लादेश जो है हम उनके लिए ही नहीं, क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर जो पीस स्टेबिलिटी है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश हमारे पिछले 15 साल से जो था, हमारे अच्छे ताल्लुकात थे वहां से। अभी अगर जमायत आ जाती है या बीएनपी जो वापस आ जाती है, उनसे हमारे रिश्ते इतने अच्छे नहीं थे पहले भी, अभी आगे के रिश्ते कैसे होंगे पता नहीं है। लेकिन अवामी लीग के था शेख हसीना के दौरान, उनके जो वहां से आतंकवादी थे, हमारे जो इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप थे, उनको वहां से निकाल दिया गया, कम्युनिकेशन हमारे सेट हो गए। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो बॉर्डर स्टेट है वो सब बांग्लादेश रखती है। बांग्लादेश से इंडिया का सबसे लंबा बॉर्डर है, इट इज 4096 किलोमीटर। सबसे लंबा बॉर्डर जो इंडिया का है बांग्लादेश के साथ है, चाइना के साथ नहीं है। तो ये हमको कम पता है। और साथ में हमारा सिलीगुड़ी बॉर्डर लगता है, जो एक बहुत छोटा सा स्ट्रेच है, जो हमारे 8.5 स्टेट्स जो हैं नॉर्थ बंगाल को मिला के 5.5 करोड़ लोग हैं, वहां से फीड करते हैं हमको ऑल्टरनेट हम देख रहे थे, वहां से कॉरिडोर देख रहे थे बांग्लादेश से, जो अभी मुझे मुमकिन नहीं लगता है। अच्छी जो चीजें सब खत्म होने वाली हैं। अभी हमको भी बड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा, देख के चलना पड़ेगा कि नई गवर्नमेंट कब आती है, या मेरे ख्याल से अगर आर्मी टेक ओवर करती है तो इतना बुरा बात नहीं होगी अभी, क्योंकि आर्मी जो है स्टेबिलिटी लाएगी पहले, और उसके बाद इलेक्शन करवाए तो वोट ठीक रहेगा। अभी जो हालात है वहां पर, जो इस वक्त हम देख रहे हैं, इनिशियल जो हालात है वो ठीक नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जमायत जो है वो काफी वायलेंट है, और जमायत अगर आती है बीएनपी के साथ तो ये बांग्लादेश के लिए ठीक नहीं रहेगा और हमारे लिए भी ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल, यही वो वजह है जिसकी वजह से भारत बहुत नजदीक से सब कुछ देख रहा है, लेकिन सब कुछ समझकर ही आगे अपना अगला कदम उठाएगा। फिलहाल आपको बता दें, शेख हसीना यहां पर आई हुई जरूर है, लेकिन वो रवाना हो रही है दूसरे मुल्क के लिए। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिसके बाद में जनरल डोगरा, जनरल दुआ और आपके पास आशुतोष आऊंगी। मंजीत नेगी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ कोलकाता से जुड़ गए हैं। इंद्रो, सबसे पहले आपके पास आते हुए, ममता बनर्जी, बीएसएफ, सबकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। अभी से हमने सुन लिया है कि हेमंत बिस्वा शर्मा क्या कह रहे हैं, क्योंकि यह आशंका तो बनी रहेगी। ट्रेन सर्विसेज को भी दोनों देशों के बीच में रोक दिया गया है। वहां पर बॉर्डर के पास सीधा क्या होता हुआ आप देख रहे हैं, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, बीएसएफ इस वक्त हाई अलर्ट पे है पूरे इंडो बांग्ला बॉर्डर में, और बीएसएफ की डीजी जो है वो खुद आज पश्चिम बंगाल में है, सुंदरबन में, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में जायजा ले रहे हैं इस वक्त किस तरह की ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह का हालात इस वक्त बांग्लादेश में बना हुआ है, ये एक आशंका है कि कुछ लोग एक एक्सोडस वहां से इधर हो, और वही आशंका पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने भी जताया है, ये कहते हुए कि वो ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के बीच में मसला है, ये एक डिप्लोमैटिक सिचुएशन है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि सब राजनीतिक दलों को बहुत ही शांत रहना चाहिए, इस तरह का किसी भी तरह का बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जिससे यहां पे कम्युनल फ्लेयर अप पश्चिम बंगाल में हो जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं, उनके रिलेटिव्स उनके उस तरफ रहते हैं, बॉर्डर के अक्रॉस द बॉर्डर बांग्लादेश में, और सबको इस वक्त काफी परेशानी है। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे है, क्या वो सुरक्षित है, क्या वो सेफ है। शेख हसीना को माना जाता था भारत की दोस्त है, लेकिन इस वक्त जिस तरह का पॉलिटिकल क्योस है, शेख हसीना खुद इस वक्त भारत में है, यहां से लंदन जा सकती है, तो एक आशंका है, एक अनसर्टेनिटी है। जो हाई कमीशन है, डेप्यूटी हाई कमीशन है कोलकाता में, मैंने खुद वहां पे बात की अफसरों से, उनको भी अभी इस वक्त क्लैरिटी नहीं है वो किससे ऑर्डर ले जब तक इंटरिम सरकार बन नहीं जाती है बांग्लादेश में। बिल्कुल। मंजीत, आपके पास क्या अपडेट है सेना की तैयारी को लेकर? और हिंडन एयर बेस में, जैसा पहले भी आप बता रहे थे मंजीत, लैंड कर गई हैं शेख हसीना, लेकिन वो एक तीसरे मुल्क के लिए रवाना होने वाली हैं।
बिल्कुल अंजना, वो लैंड कर गई है तय समय के मुताबिक। करीब 3 घंटे की जद्दोजहद के बाद हिंडन उन्हें लैंड कराया गया। पालम भी ऑप्शन था दिल्ली में, लेकिन फिलहाल हिंडन एयरबस पर लैंड हुई है C-130। और आज देखिए एक रोचक तथ्य है कि बांग्लादेश से C-130 जो सुपर हरक्यूलिस उनके विमान है, उन्होंने भारत में जो तरंग शक्ति कल युद्ध अभ्यास होने वाला भारतीय वायुसेना के साथ उसके लिए आना था, लेकिन आज वो अपनी एक पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर यहाँ लैंड हुए हैं। आज इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो आज सुबह जब इस बात की आशंका हुई तो यहाँ भारत में कहें, साउथ ब्लॉक में कहें तो NSG डोभाल, विदेश मंत्री S जयशंकर, सेना प्रमुख, तमाम लोगों ने आनंद फानंद में बैठक ली, पूरे हालात को देखा गया। और जब शेख हसीना की तरफ से और वहाँ की वायुसेना सेना की तरफ से भारत में आने की मदद मांगी गई, पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर किया गया। जब वहां से C-130 से शेख हसीना बांग्लादेश से भारत के लिए उड़ी, तो उसके बाद ईस्टर्न कमांड में भारतीय वायुसेना के जो लड़ाकू विमान है वो तैयार थे, वो एयरबॉर्न हुए। और उसके बाद लगातार इस पूरे मूवमेंट को करीब 2.5 से 3 घंटे की उनकी जो यात्रा थी बांग्लादेश से हिंडन तक की, उसको भारतीय वायुसेना ने मॉनिटर किया और उन्हें सुरक्षित यहाँ पर उतारा गया है। C-130 बहुत रोचक बात आपने बताई मंजीत कि इसे युद्धाभ्यास के लिए आना था, लेकिन उससे पहले ही परिस्थिति देखिए कैसी बनी बांग्लादेश में। शायद आज सुबह जब शेख हसीना उठी होंगी मंजीत, तो उन्हें ऐसा आइडिया तो नहीं होगा कि अपना देश छोड़ के भागना पड़ेगा, लेकिन देखिए हालात कैसे बने और वो फिलहाल दिल्ली में यहां से फिर रवाना होंगी तीसरे मुल्क के लिए। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ बने रहने के लिए। डोगरा साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, कैसे देखे भारत इस परिस्थिति को? भारत नेचुरली गंभीरता से देख रहा है और थोड़ी परेशानी के साथ देख रहा है, और उसके लिए वजह काफ़ी है। एक वजह तो ये है कि कोई 12% बांग्लादेश की पॉपुलेशन हिंदुओं की है, और रिपोर्ट्स जब आई थी कि स्टूडेंट्स एजुटेशन में कई हिंदुओं को टारगेट किया गया, और ये इस हाल के वजह से नहीं हुआ, काफ़ी देर से यही इंसिडेंट्स चलते रहे हैं। सो एक तो भारत को इसके ऊपर नज़र डालनी होगी कि कोई माइनॉरिटीज़ के साथ बांग्लादेश में ज़्यादा एस्केलेशन ना हो। और मैं इसलिए बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि अगर आप देखें आज जो है बड़ा टारगेट करके, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं या जमात इस्लामी के बंदे हैं या BNP के लोग हैं, उन्होंने सारे सिंबल्स जो शेख हसीना के फादर के थे उनको टारगेट किया है। पहले तो उनके स्टैच्यू को तोड़ने की कोशिश की, फिर जो बंगबंधु भवन है जहाँ पे ब्लड स्प्लैटर्स ट्रेल जो है उनकी शेख मुजीबुर रहमान की और उनकी फैमिली की, वो अभी भी दीवारों पे है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, एयर इंडिया ने ढाका के लिए विमान सस्पेंड कर दिया है। जाहिर तौर पर जिस तरह के हालात इस वक्त ढाका में बने हुए हैं, परिस्थितियां जितनी अस्थिर और अस्थायी दिखाई दे रही हैं, एयर इंडिया ने विमान सेवा वहां सस्पेंड कर दिया गया है। और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि BSF ने पूरे बॉर्डर पर अपने आप को अलर्ट करके वहां पर जो तैनाती है उसमें इजाफा किया है, ताकि परिस्थितियों पर नियंत्रण रखा जा सके। क्योंकि और ट्रेन सेवाएं भी बंद की जा रही हैं, क्योंकि देखिए ये बहुत नाजुक वक्त है। इससे पहले जिन मुजीबुर रहमान की बात कर रहे थे डोगरा साहब, वो पिता थे शेख हसीना के, वो राष्ट्रपिता भी वहां कहलाते हैं, वो जनक कहलाते हैं बांग्लादेश के, वो राष्ट्रपति भी बने। लेकिन 75 में उनकी हत्या वहां पर हुई, क्योंकि बहुत सारे आरोप, महंगाई से लेकर बहुत सारे मुद्दों पर वो घिर गए थे भ्रष्टाचार के, उनकी वहां हत्या हुई। लेकिन शेख हसीना और दूसरी बेटी शेख रेहाना दोनों जर्मनी में थी, इसलिए वो दोनों बच गई। वहीं दूसरी तरफ एक जो दूसरी लेगेसी है पूरे परिवार की, वो हम दिखाना चाहते हैं आपको, क्योंकि अब शेख हसीना तो वहां से निकल गई हैं, वो अब तीसरे मुल्क जा रही हैं। ऐसे में जो अंतरिम सरकार बनाने के लिए बात हो रही है, तो हमने आपको बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के बारे में बताया, तो जो बड़े शेख वहां पर आपको बता देते हैं। सबसे पहले ये खालिदा जिया है, पूर्व प्रधानमंत्री हैं वहां की, और 91, 96 और 2001 से 2006 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बाय स्पिरिट एंटी इंडिया इनका रहा है, भारत विरोधियों को समर्थन देने का इन पर आरोप लगता रहा है। 2024 के आम चुनाव का BNP ने, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इनकी पार्टी ने बहिष्कार किया था। शेख हसीना फिर से 5वीं बार रिकॉर्ड तोड़ जीत के साथ वो PM बनी। जियाउर रहमान इनके पति, 2020 में भ्रष्टाचार के आरोप में 17 साल की इनको जेल हुई, और ये चेयरपर्सन है BNP की। इनके बेटे को भी वहां से देश निकाला दे दिया गया और वो
लंदन में रहते हैं, जिस पर सवाल इससे पहले सुशांत सलील करे। अब शफीकुर रहमान, बांग्लादेश की कमान किसको मिलेगी हम बता रहे हैं, इस्लामी विचारधारा के प्रचार के लिए ये काम करते हैं। और शफीकुर रहमान जो है वो अल्पसंख्यक हिंदुओं का कट्टर विरोधी माना जाता है, और इस वजह से ये कैसे हम आपको बता रहे हैं कि अगर ये चेहरे वहां पर प्रबल हो जाते हैं तो भारत की चिंता है। शुरुआत में अलग बांग्लादेश की बात, कट्टरपंथी जमाते इस्लामी के ये प्रमुख हैं, और ये जमाते इस्लामी और बीएनपी का एक साथ आना बीते एक दशक में बांग्लादेश की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रक्रिया के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि एक तो भारत विरोधी सेंटिमेंट दिखा है बीएनपी का, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का, खालिदा जिया की पार्टी का, और ये साहब शफीकुर रहमानी तो खुलकर भारत विरोधी है, हिंदू विरोधी है, और जो बड़े तादाद में हिंदू वहां पर रहते हैं उनको लेकर। लेकिन बात यही हो रही है, गरीबों के बैंकर के रूप में पहचान है इनकी, मोहम्मद यूनुस साहब की, इनका नाम आ रहा है। क्या कोई ऐसा चेहरा, 1983 में ग्रामीण बैंक की शुरुआत की थी, गरीबों को कम ब्याज दर पर कर्ज के पक्षधर हैं ये साहब, और मोहम्मद यूनुस जैसा माना यह जा रहा है कि क्या कोई ऐसा चेहरा आ सकता है जिससे पूरे देश में एक विश्वास भरोसा बढ़े बांग्लादेश में, और वही भारत के नजरिए से भी देखा जाए तो अच्छा है। ग्रामीण बैंक का प्लान दुनिया भर में सफल रहा, 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार इन्हें दिया गया है, मोहम्मद यूनुस की भी बहुत चर्चा है। तो हमने ये जो प्रबल चेहरे इस वक्त वहां पर दिख रहे हैं, उनकी हमने आपको पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा दी है, उनका इतिहास समझा दिया है, जिससे आप भी समझ पाए कि क्या परिस्थिति बन रही है। जब आर्मी चीफ ये कहते हैं, डोगरा साहब आपकी बात बीच में काटी थी, तो 2 लाइन में आप बात पूरी कर लें, फिर मैं अगले मेहमान के पास जाऊंगी। डोगरा साहब, तो ये जो पूरी छोटी सी भूमिका मैंने दी थी वो इसलिए दी थी कि एक बार स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट खत्म हो चुके थे, उसके बाद दोबारा इतनी भयंकर रूप में उनका आना, तो वो स्टूडेंट्स का नहीं है, इसके पीछे कुछ ताकतें हैं, और वो ताकतें मेरे हिसाब से आईएसआई में भी थोड़ी सी इनकरेजमेंट चाइना की तरफ से है। और ये जो आर्मी चीफ की आप बात कर रहे हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट होगी, दुनिया में कोई ऐसा आर्मी चीफ नहीं है जो इंटरिम को परमानेंट नहीं करता। सो हम थोड़ा इंतजार करें कि आर्मी चीफ क्या करवट लेते हैं। आफ्टर ऑल अगर उनको इतना ही सिविलियंस पे भरोसा था तो अपनी ये जो रिश्तेदार है, शेख हसीना उनकी रिश्तेदार है उनकी वाइफ के थ्रू, बिल्कुल, तो उनको इस तरह 45 मिनट के नोटिस पे निकालते नहीं वो। सो स्थिति बहुत नाजुक है और भारत के लिए बहुत चिंताजनक है। बड़ी खबर इस वक्त के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। जाहिर तौर पर ऐसा माना जा सकता है बांग्लादेश के हालात की जानकारी वो उन्हें दे रहे हैं, और बांग्लादेश में जिस तरह से हर पल आज सुबह से ही एक के बाद एक बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है, इस मुद्दे पर विदेश मंत्री की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह अहम मुलाकात, जिसमें वो पीएम को ब्रीफ कर रहे हैं बांग्लादेश में बदलते हालात पर। मैं अन्य मेहमानों के पास, अब जनरल दो आपके पास आना चाहती हूं, क्योंकि देखिए चीन जाना शेख हसीना का, और फिर वहां पर से मुलाकात नहीं होना, और उनका पहले लौटना, कहना बेटी की तबीयत खराब है, ये वो समझ में आ गया था चीन को लेकर क्या परिस्थिति थी। फिर वो खुलकर कहती हैं भारत से रिश्ते और मजबूत करेंगे। इधर आईएसआई किस तरह से लगातार कोशिश कर रहा है कि इस तरफ वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी करे, कट्टरपंथी जो आवाजें हैं उनको मजबूत करके। क्या आप भी विदेशी हाथ देखते हैं इस आंदोलन के, इस तरह से अचानक उग्र, हिंसक, बेकाबू और तख्ता पलट तक परिस्थिति को पहुंचाने के पीछे? देखिए, इस वक्त ऐसी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता, और ये तो वक्त बताएगा कि क्या कैसे ये डेवलपमेंट्स हुई। लेकिन इतना साफ है कि पिछले दिनों में जो हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं वो सिर्फ मात्र छात्र नहीं थे, वो बाकी पार्टियां, बाकी वेस्टेड इंटरेस्ट उसमें जरूर शामिल हो चुके थे, और इसी वजह से ये चीज आगे बढ़ी है। आईएसआई को, जो शेख हसीना की सरकार है, आईएसआई के फुटप्रिंट को वो काफी हद तक कम कर चुके थे, और अब जब जमात और बीएनपी वगैरह जो आगे आने के जिनका अंदेशा है, यकीनन वो आईएसआई अपना फुटप्रिंट वहां पर ज्यादा बढ़ा पाएगी, और जरूर यकीनन बढ़ाएगी। इस वक्त आर्मी चीफ जो है वो जान के सरकार नहीं बनाना चाहेंगे, लेकिन जो भी इंटरिम सरकार बनेगी, जो भी डिस्पेंसेशन आएगी, उसमें आर्मी एक प्री एमिनेंट पार्ट प्ले करेगी, यानी कि वो सत्ता के बिल्कुल पीछे आर्मी ही होगी जो कंट्रोल कर पाएगी। आखिरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा
कि हमारी सिक्योरिटी स्थिति के बारे में। इंडिया और बांग्लादेश का, जैसे जनरल भाटिया ने बताया, कि सबसे लंबा बॉर्डर है, 4000 किलोमीटर से ज्यादा। हमारे को बॉर्डर्स पे कोई ऐसा खतरा नहीं है बांग्लादेश से इस वक्त। हमारी अपनी बीएसएफ वहां मुस्तैद है, हमें अपने बॉर्डर्स को डिफेंड करने में हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन पोरस बॉर्डर है, वहां पे जो भी वायलेंस होगी उसका यहाँ पे स्पिल ओवर होना, माइग्रेशन होना, रेफ्यूजीज का आना, ये मुमकिन है। और सबसे बड़ी बात, जितने टेररिस्ट ग्रुप्स पहले वहां पर बॉर्डर के पार टेररिस्ट ग्रुप्स को शय मिलती थी और एनकरेजमेंट मिलती थी, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में आतंक फैलाते थे, वो होने की संभावना है फिर। और ये चीज हमारे को देखने की, इंडिया को, भारत को देखने की जरूरत है। और ये जो अस्थिरता है वो उन करोड़ों हिंदुओं के लिए भी है आशुतोष जी, जो वहां पर बसते हैं, रहते हैं, क्योंकि लगातार वहां पर जो उग्र व्यवहार है हिंदू समुदाय के साथ, उनके धार्मिक स्थलों के साथ, वो देखा जा रहा है। तो एक खतरा उन पर भी है अगर इस तरह की आवाजें वहां पर बुलंद हो रही हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जो ऐसे मामलों में क्या होता है, जो माइनॉरिटीज होती है उनको ज्यादा संकट से गुजरना पड़ता है। लेकिन इस वक्त जो बांग्लादेश के जो हालात है, उस हालात में वहां पे कोई भी व्यक्ति सुरक्षित होगा, मुझे इस बारे में थोड़ी सी अनिश्चितता इसलिए है क्योंकि अराजकता का माहौल है। जब वहां के लोग खुद प्रधानमंत्री के घर में घुस जाएं, वहां पे इस तरीके से घूम रहे हैं जैसे कि वो किसी पार्क में घूम रहे हो, तो आप समझ सकते हैं वहां पे किस तरीके का अस्थिरता है। और वहां लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से कोलैप्स कर चुका है। तो ऐसे में चाहे माइनॉरिटीज हो चाहे हिंदूज हो, वो सब खतरे में होंगे। और क्योंकि हिंदूज वहां पे 12% के आसपास उनकी आबादी है, तो और वहां पे कट्टरपंथी तबका है जो हिंदुओं को लगातार निशाने पर लेता रहा है, उनके मंदिरों को निशाने पर लेता रहा है, तो जाहिर सी बात है उनको खतरा बहुत बड़ा होगा। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि भारत सरकार की जो पूरी नीति है वो पूरी तरीके से दुरुस्त है। और क्योंकि जल्दबाजी में किसी तरीके कोई फैसला नहीं लिया गया, ना ही किसी तरीके की कोई अभी तक कोई टिप्पणी वहां पर आई है। और ये इस बात को भी दर्शाता है कि अंततः सरकार को सरकार के स्तर पर ही टैकल करना होता है, सरकार के स्तर पर ही डील करना होती है। बात अच्छी होती है अगर हसीना वहां पे रहती प्रधानमंत्री के तौर पर, क्योंकि हसीना, जब आपको याद होगा, जब तीसरी बार प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी तो उस वक्त शेख हसीना भारत आई थी और उनका इस्तकबाल भी किया गया था। अब वो नहीं है, तो भारत सरकार ये तो डिक्टेट नहीं कर सकता कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन राष्ट्रपति होगा। तो वैसे में भारत का वेट एंड वॉच की जो पॉलिसी है, मुझे लगता है दुरुस्त है, ठीक है, सही है। अब ये इस पर निर्भर करता है कि उनको शेख हसीना को वो यहाँ पे असाइलम देना चाहते हैं, नहीं देना। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे किसी तरीके को असाइलम देने की बात हो रही है, और शायद उनको सेफ पैसेज दिया गया है। एक दोस्त के नाते उनका सम्मान भी यहाँ किया गया है, उनको सुरक्षित लाया गया है। लेकिन अगर वो यहाँ पे बनी रहती है तो शायद भारत के लिए ज्यादा संकट होगा, ज्यादा दिक्कत पैदा होगी। बांग्लादेश का क्या होगा सुशांत सरीन जी, क्योंकि सवाल बहुत चौड़ा है, बड़ा है, लंबा है, लेकिन सिंपल है। और वो ये है कि क्या यहां से हम, क्योंकि जो ऑप्शंस भी दिखते हैं वहां पर, वो सब के सब उतने ही भ्रष्ट, उतने ही सवालों के घेरे में। और भारत के नजरिए से शेख हसीना का वहां पर रहना अब एक कंफर्टेबल स्थिति बनी हुई थी। हाँ, बट वो देखिए, कभी ना कभी तो स्थिति चेंज होनी थी, और हम ये उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि शायद जब वो स्थिति चेंज होगी तो वो हमारे हित में ही होगी। खैर, एनीवेज, अभी जो लेटेस्ट खबर आ रही है, कुछ नाम अनाउंस हुए हैं बांग्लादेश से, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, उसमें 3 या 4 फौजी अफसर हैं, आला अफसर, कुछ जजेस हैं और कुछ एकेडमिक्स हैं। एक टोकन हिंदू भी रख दिया उन्होंने उसमें। लेकिन जो इनकी छवि है, उन सबकी बड़े मिडिल ऑफ द रोड टाइप के नजर आते हैं। कोई एक तरफ कोई कट्टरपंथी छवि के लोग नहीं हैं, बड़े नॉर्मल मॉडरेट से लोग हैं। अब क्या ये जिन लोगों को चुना गया है इंटरिम सरकार के लिए, क्या वो स्वीकार्य होंगे जो विपक्षी दल हैं या जो उपद्रवी नेता हैं उनके लिए? पहली बात, अगर ये हो जाता है तो फिर उसके बाद चुनाव कब तक होंगे? क्या चुनाव होंगे या यही सरकार कुछ महीने, शायद 1-2 वर्ष के लिए चलेगी? और फिर जो इनकी आर्थिक नीतियां हैं, क्योंकि मेरे ख्याल आप ही या आपसे पहले वाले प्रोग्राम में बात हो रही थी कि लगभग $10 अरब का नुकसान हो चुका है ऑलरेडी। ये एक ऐसे समय में जबकि बांग्लादेश जो है ऑलरेडी एक IMF प्रोग्राम में है, और आर्थिक दिक्कतें तो आ रही थी क्योंकि IMF प्रोग्राम में थे, महंगाई थी, बेरोजगारी भी बढ़ रही थी,
और ये तब था कि जब हमारे बहुत सारे एमिनेंट इकोनॉमिस्ट जो अमेरिका में रहते अमेरिका में हैं, नसीहत भारत को देते हैं और अपने रेलेवेंस भारत में ढूंढते हैं, वो सब हमारे को नसीहत दिया करते थे कि देखिए बांग्लादेश को देखिए, श्रीलंका को देखिए, कितनी तरक्की कर रहे हैं। तो खैर वो भी पोल खुल गई है आज, लेकिन आर्थिक हालात जो हैं वो अभी संभलेंगे नहीं। और क्योंकि बांग्लादेश एक एक्सपोर्ट इकोनॉमी है प्राइमरीली, तो एक्सपोर्ट की जो आपकी मंडियां हैं उस पर इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत सारा माल जो आपने डिलीवर करना है वो नहीं कर पाएंगे, इंडस्ट्री ठप हो जाती है, सारा कारोबार रुक जाता है, आपकी डेडलाइंस मिस हो जाती हैं, तो वो एक अलग उथल पुथल होगी जो आगे चल करके शायद हम आपको नजर आएगी। तो हालात अच्छे नहीं हैं और चंद हफ्तों के लिए, महीनों के लिए अच्छे नहीं रहेंगे और उसका जो इम्पैक्ट है वो काफी अरसे तक रहेगा। तो मेरे ख्याल बांग्लादेश के लिए अच्छे दिन नहीं है। एक और बड़ी खबर आ रही है जिस पर जानकारी आपको दे दें, अभी भी हिंडन एयरबेस में शेख हसीना है और जिस विमान से वो आई हैं वो हिंडन पर ही मौजूद है। बताया जा रहा है कि वो यहाँ से एन रूट है, मतलब वो तीसरे मुल्क में जाएंगी और उनको एक सेफ पैसेज यहाँ से दिया गया है। जिस विमान से वो आई हैं वो अभी भी हिंडन एयरबेस पर मौजूद है। जनरल भाटिया, वापस क्योंकि अब सबसे छोटा छोटा कमेंट में लेना चाहती हूँ, कुल मिलाकर जो परिस्थिति है वो सबके सामने तस्वीर है, अस्थिर है, अंतरिम सरकार बना रही है सेना, जो भी वो कोशिशें कर रही है, लेकिन दूसरा बड़ा चैलेंज है इस परिस्थिति को डील करना, जिसका सुशांत जी भी चर्चा कर रहे थे। जिस तरह के हालात बांग्लादेश के हैं, आज आर्मी चीफ ने भी कहा कि हमारे देश को बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन जो सड़क पर उतरकर पत्थर उठाकर और लाठी उठाकर एक दूसरे पर फेंक रहे हैं, सरकारी वाहनों को, तमाम अन्य वाहनों को, सब कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं। इकोनॉमिकली बांग्लादेश को इतना बड़ा इससे डेंट लग रहा है, वो उभरता हुआ नहीं दिख रहा है। और एक जब भी कोई डाउनवर्ड स्पाइरल में जाता है आर्थिक रूप से, तो फिर अस्थिरता और भी उसमें ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो ये भी एक कंसर्न है कि जो हालत हो गई है इस देश की, अगर ऐसे में कट्टरपंथी आवाज, ऐसे में आईएसआई वहां पर अपने पंख फैलाए तो स्थिति बहुत खराब दिखती है। बिल्कुल ठीक बोला आपने, इसमें स्थिति तो खराब है ही है। इसमें क्या होगा, एक तो इकोनॉमिक डाउनटर्न जब आएगा तो दोबारा से माइग्रेशन जो है बांग्लादेश से शुरू हो जाएगी हमारी स्टेट्स में, और उस माइग्रेशन जब शुरू होगी उसमें जरूरी बात है जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं वो उसका फायदा उठाएंगी, चाहे आईएसआई है, चाहे अभी चाइना को मैं रूल आउट नहीं करता हूँ इसमें, तो वो फायदा उठाएंगी। और दोबारा से बोलना चाहता हूँ, खास तौर से जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो वो छोटा सा वहां पर है, वहां पर डेमोग्राफिक चेंजेस पहले से हो रखे हैं, और वहां पर अगर बांग्लादेशी आके बैठ जाते हैं वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं हमारी जो पूरा कनेक्टिविटी रोकने के लिए। तो ये भारत को देखना पड़ेगा कि उनको माइग्रेशन को कैसे रोका जाए, रेफ्यूजी कैसे रोका जाए। तो रेफ्यूजी तो आ सकते हैं, पोरस बॉर्डर है, जितने जो मर्जी कर लें हमने वहां फैक्ट्स लगा रखी है, बेसर रखी, लेकिन फिर भी पोरस रहेगा। और जब एन मास जब अगर लोग आना शुरू हो जाएंगे तो उसका क्या करेंगे। तो ये बहुत मुश्किल सेंसिटिव सा समय है भारत के लिए, हमें रीड करना पड़ेगा ठीक तरीके से, और हमको थोड़ा लॉन्ग टर्म में सोचना पड़ेगा हम कैसे करना है, क्योंकि जो नई गवर्नमेंट आएगी मेरे ख्याल से वो भी एंटी इंडिया ही होगी, क्योंकि एंटी इंडिया सेंटीमेंट वहां से दिख रहा था काफी दिनों से भी, सोशल मीडिया में भी एंटी इंडिया सेंटीमेंट आया था और वो संभला हुआ था। अभी वापस अगर वहां पर विद्रोही आ जाते हैं, एंटी इंडिया सेंटीमेंट आ जाता है, तो हमारे लिए उसमें मुश्किल हो सकती है। तो हमें वो देख के चलना पड़ेगा कि इंडिया के लिए क्या फायदा होगा, बांग्लादेश को क्या फायदा होगा, दोनों देशों को मिलकर चलेंगे तो क्या फायदा होगा। वहां से राजीव डोगरा साहब, लोगों का भारत की सीमा के अंदर आना और जैसे जैसे हालात और खराब होंगे ज्यादा लोगों की ऐसी कोशिश करना, ये कितना बड़ा चैलेंज देखते हैं और कैसे रोक सकते हैं हम इसे? हम रोक नहीं पाएंगे। अगर रोक पाते तो इतने संख्या में रोहिंजियाज नहीं होते। यूपी में देखा आपने क्या हालात हैं, आधार कार्ड तक मिल गए हैं, बाकी स्टेट्स में भी ऐसा ही है। बांग्लादेशीज दिल्ली की सड़क सड़क पे आपको दिखेंगे, तो ये कम होने वाला नहीं है। हमको सिर्फ इस चीज की चिंता होनी चाहिए कि ये जो आएंगे घुसपैठिया, रेफ्यूजीज या जो भी आप कहें, इनमें आईएसआई सिंपथाइजर्स ना हो, इनमें टेरर एलिमेंट्स ना हो, और वो सबसे बड़ा जो है हमारे लिए संकट बन सकता है, ना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए बट कंट्री के लिए। सो कितनी हम मुस्तैदी कर सकते हैं, कितने हम उनके टनल्स रोक सकते हैं, यह आने वाला समय बताएगा।
पर भारत के लिए काफ़ी चिंता का समय होने वाला है। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है और वही जो जनरल भाटिया भी कह रहे थे, इसी पर मैं आपसे भी जनरल दुआ एक कमेंट चाहती हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये जो घुसपैठिए होंगे उनका होने वाला है। बिल्कुल, ये जैसे कि सभी ने कहा, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। पहले हम बात कर रहे थे वहां पर अगर हिंदूज के ऊपर एट्रोसिटीज होती हैं, जैसे ऑलरेडी कुछ डेथ्स हो चुकी हैं, वो भी एक चैलेंज है, क्योंकि वैसा एक स्पिलओवर हमें वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिल सकता है, वो इस स्थिति भड़क सकती है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज घुसपैठियों का होने वाला है। जो माइग्रेशन की बात की है, डोगरा जी ने भी ये कहा कि वो हम रोक नहीं पाएंगे पूरे तौर पे, लेकिन उसकी आड़ में जो कट्टरपंथी आएंगे, आईएसआई के एजेंट आएंगे, उनको रोकना एक हमारे लिए चैलेंज और कंसर्न का विषय है। और साथ ही जैसे मैं पहले बोल चुका हूं कि जो उग्रवादी ग्रुप हैं जो नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट करते रहे हैं, उनको दोबारा से शय मिलने की की संभावना है। और फिर हमारे को वहां पे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये एक बहुत बड़ा विषय बन सकता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात जनरल भाटिया साहब बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये सब हमारे लिए सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। आशुतोष जी, छोटा सा कमेंट आपका इस पर, घुसपैठियों के खतरे पर। निश्चित तौर पे अपने आप पे खतरा तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस स्तर का होगा जिस तरीके से 1970, 1970, 1971 के हुआ था। क्योंकि उस वक्त जो पाकिस्तान की सेना थी, जिस तरीके से उन्होंने आतंक बचाया था, जिस तरीके से महिलाओं के साथ बलात्कार किया था, जिस तरीके से बच्चों के साथ किया था, तो वैसी स्थिति आज नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आर्मी अभी कुछ समय तक रहेगी और उसकी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि जो अस्थिरता है उसको रोके। अगर कैओस वहां पर रुक जाता है तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये माइग्रेशन कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम भारत के ऊपर होगा।